हेलो एंड वेलकम। डिस्कस करेंगे मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4। इस टॉपिक का ये आखिरी वीडियो रहेगा हमारा। इसमें हम कवर करेंगे भोजन का पाचन और इससे संबंधित एंजाइम यानी कौन कौन से एंजाइम भोजन के पाचन में मदद करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे टॉपिक जो हैं आपको समय पर मिल जाएं। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भोजन क्यों जरूरी है, हम भोजन क्यों करते हैं, भोजन से क्या मिलता है हमें। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है जो कार्य करने के लिए आवश्यक है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। फिर है शरीर को मजबूत बनाने के लिए ये आवश्यक है और रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो भी हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से ही मिलती है। अगला प्रश्न है संतुलित आहार क्या होता है। ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल हों। अभी आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे भोजन में ये सभी पोषक तत्व शामिल हैं तो उसे संतुलित आहार कहेंगे। फिर है कुपोषण, ये रोग क्या है, किसकी वजह से होता है। ये है भोजन में अगर एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो, यानी लंबे समय से हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे हम कहेंगे कुपोषण। अब बात करते हैं कि भोजन के जो पोषक तत्व हैं वो क्या क्या है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, ये हमें मिलता है अनाजों से, कुछ सब्जियों से कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है प्रोटीन जो कि हमें दालों से, सोयाबीन, मटर, मूंग, मोठ, अरहर, मांस से, अंडे से, दूध से मिलता है। फिर है वसा जो कि घी, तेल, चर्बी, मक्खन इनसे मिलता है हमें। फिर है विटामिन फलों और सब्जियों से। खनिज लवण ये भी फलों और सब्जियों से। जल है और लास्ट है खाद्य रेशे। खाद्य रेशे जैसे कि ये शकरकंद है, कुछ एक फ्रूट होते हैं जैसे सिट्रस फ्रूट है, मौसमी वगैरह, उनमें खाद्य रेशे होते हैं जो कि भोजन के पाचन में बहुत मदद करते हैं। तो ये हैं हमारे भोजन के आवश्यक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। अगर हमारे भोजन में ये सारे के सारे पोषक तत्व हैं तो ऐसा भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित आहार कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आहार नाल में पाचन। तो किस भाग में क्या पाचन होगा वो हम डिस्कस करेंगे 5 टॉपिक में। पहला है मुख गुहा में पाचन, फिर है ग्रास नली में पाचन, अमाशय में पाचन, छोटी आंत में पाचन और बड़ी आंत में पाचन, यानी डाइजेशन इन बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में पाचन किस तरीके से होता है। जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख में जो दांत होते हैं वो भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांट देते हैं। उसके बाद जो लार ग्रंथियां हैं वो इसमें लार मिलाती है और जीभ का कार्य क्या होता है, भोजन को अल्टने पलटने का, पूरे मुख में घुमाने का ये काम होता है। तो इस तरीके से जो मुख में जो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है और उसके साथ ही चिकना हो जाता है। अब मुख गुहा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं वो हम देखते हैं मुख गुहा में पाचन। तो सबसे पहले देखिए, भोजन को चबाने, लार मिलाने का कार्य मुख गुहा में होता है। करीब 70% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है। ये स्टार्च और माल्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट है जो कि टूट के माल्टोज में अपघटित हो जाता है। उसके बाद है लार का श्लेष्म, भोजन को चिकना बनाता है जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। उसके बाद हम देखते हैं लार का जो एंजाइम है वो कौन सा है। लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है उसमें होता है टाइलिन या एमिलेज एंजाइम। ये एक ही नाम है, टाइलिन या एमिलेज एंजाइम। इससे क्या होता है कि जो भोजन के अंदर जो बड़ा कार्बोहाइड्रेट है यानी कि स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, ये दोनों ही बड़े कार्बोहाइड्रेट हैं, इनको ये एंजाइम क्या कर देता है, छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड में अपघटित कर देता है, जैसे कि माल्टोज में बांट देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पाचन शुरू हो जाता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, ग्रास नली में पाचन। ग्रास नली में पाचन की अगर हम बात करें तो ग्रास नली यानी ईसोफेगस यहाँ ग्रहणी के बाद से शुरू हो जाता है और अमाशय तक, यहाँ ये पूरा पार्ट जो है वो ईसोफेगस कहलाता है। यहाँ जो भोजन आता है वो गोलाकार चिकना आता है जिसे कहा जाता है बोलस। तो यहाँ जो भोजन होता है ग्रहणी से बोलस के रूप में प्रवेश करता है और ग्रास नाल में कर्माकुंचन गति के द्वारा भोजन अमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नाल का काम है ग्रहणी से भोजन को कहाँ पहुंचाना, आमाशय तक पहुंचाना। कौन सी गति के द्वारा, कर्माकुंचन गति द्वारा। अब ये कर्माकुंचन गति किस प्रकार से होती है ये हम आपको बताएंगे किस तरीके से होती है। आपने केंचुआ देखा होगा, अर्थवर्म, ये केंचुआ है अर्थवर्म। ये केंचुए में क्या होता है, जो गति होती है
इस प्रकार की। ये जो गति आप देख रहे हो ये कर्माकुंचन गति है। इसी प्रकार की गति ही हमारे यहाँ पे ईसोफेगस में भी होती है और भोजन जो है वो कर्माकुंचन गति के द्वारा ग्रास नाल से आमाशय में पहुंच जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आमाशय में पाचन, ये हमारा आमाशय है। यहाँ भोजन जब ग्रास नाल से आता है तब यहाँ आमाशय में जठर रस होता है। ये जठर रस किन चीजों का बना होता है? 3 चीजों का बना होता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से हैं। आमाशय में आमाशय रस है यानी गैस्ट्रिक जूस। इसमें 3 चीजें होती है, 3 कोशिकाओं से ये रस निकलता है। पहला है ऑक्जेंटिक सेल, दूसरा है आमाशय मुख्य कोशिका यानी कि गैस्ट्रिक चीफ सेल्स, गर्तिका कोशिका यानी फोव्युलर सेल्स। इनसे क्या क्या सिक्रेट होता है? पहला है ऑक्जेंटिक सेल, इनसे निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। उसके बाद है चीफ सेल्स, चीफ सेल से निकलता है एक प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम होता है इनएक्टिव एंजाइम यानी ऐसा एंजाइम जो अभी सक्रिय नहीं है उसे कहा जाता है प्रो एंजाइम। तो यहाँ पे जो प्रो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? पेप्सिनोजन होता है। उसके बाद है गर्ती कोशिका, यहाँ से निकलता है श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। अब इन तीनों का काम क्या है? HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस का काम क्या क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं HCl का। तो HCl का काम है, पहला काम है जीवाणुओं को नष्ट करना। अगर हमारे भोजन में कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसे नष्ट करेगा, माध्यम को अम्लीय बनाएगा। यहाँ जितना भी माध्यम है वो कैसा है? आमाशय का अम्लीय है, क्योंकि यहाँ के जो एंजाइम वगैरह है ये अम्लीय माध्यम में ही कार्य करते हैं। अगला है प्रो एंजाइम को सक्रिय करना। ये हमने जो प्रो एंजाइम देखा था यानी कि अक्रिय एंजाइम है, इसको सक्रिय कौन करता है? HCl ही करता है। उसके बाद है प्रो एंजाइम सक्रिय होने के बाद क्या करेगा? सक्रिय होकर प्रोटीन का पाचन करना। श्लेष्मा क्या काम करती है? आमाशय की दीवारों को HCl से बचाना। आमाशय की जो दीवारें होती हैं ये खुद भी प्रोटीन की ही बनी होती है। जब HCl अम्ल स्रावित होता है तो संभावना रहती है कि आमाशय की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो जाएं, जिसे बचाने का काम कौन करता है? आमाशय में श्लेष्मा जो है ये काम करती है। श्लेष्मा आमाशय की दीवारों को HCl से बचाती है। अब हम बात करते हैं आमाशय में पाचन किस तरीके से होता है। सबसे पहले जो पेप्सिनोजन एंजाइम है ये HCl की उपस्थिति में सक्रिय होगा और सक्रिय होकर क्या बनाएगा? पेप्सिन एंजाइम बनाएगा। पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड। और इसी प्रकार एक और प्रोटीन होती है कैसीन। ये जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें दूध के पाचन के लिए एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन क्या करता है? कैसीन जो दूध की प्रोटीन है इसे पैरा कैसीन में अपघटित कर देता है। तो इस प्रकार से आमाशय में पाचन होता है। आमाशय में जो भोजन है कुछ घंटों तक ही रहता है और उसके बाद में आमाशय से भोजन छोटी आंत में चला जाता है। आगे हम बात करते हैं छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में जब भोजन आता है तब उसका जो माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, लेकिन आमाशय में भोजन जो है वो माध्यम क्षारीय करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो एंजाइम आते हैं वो एंजाइम क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ का जो माध्यम है वो कैसा करना पड़ता है? क्षारीय करना पड़ता है। और माध्यम को क्षारीय करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? ये है 3 प्रकार के स्राव आते हैं। पहला है अग्नाशय स्राव जो कि अग्नाशय से निकलते हैं यानी पैनक्रियाज। दूसरा है पित्त जो कि निकलता है यकृत से। और तीसरा है आंत्र से निकलने वाला आंत्रीय रस। ये तीनों प्रकार के जो रस हैं वो छोटी आंत में आके मिलते हैं और भोजन का माध्यम क्षारीय होने के बाद में यहाँ पर भोजन का पाचन हो जाता है। छोटी आंत में ही भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, सर्वाधिक अवशोषण जो है वो यहीं पर ही होता है, छोटी आंत में। अब देखिए ये 3 प्रकार के रस मैंने बात की थी, अग्नाशय, आंतरीय रस और यकृत। इनसे निकलने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं? अग्नाशय से है एमिलेज जो कि स्टार्च को तोड़ के माल्टोज में अपघटित करता है। ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में। काइमोट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड में। कार्बोक्सीपेप्टाइड्स ये प्रोटीन को पेप्टाइड में और पेप्टाइड से बाद में अमीनो अम्ल में अपघटित कर देता है। लाइपेज है, ये वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में। न्यूक्लिएजेज एंजाइम है, ये डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में अपघटित कर देते हैं। आंतरिक रस में एक एंजाइम है माल्टेज, ये माल्टोज को तोड़ के ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में और बाद में न्यूक्लियोसाइड और शर्करा में। डाइपेप्टाइडेज
ये डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में अपघटित कर देता है। फास्फेटेज ये न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार और राइबोज में बदल देता है। उसके बाद यकृत से क्या निकलता है? पित्त लवण। ये करते हैं वसा अम्ल को छोटी छोटी वसा गोलिकाओं में बदल देते हैं, जिसे कहते हैं वसा का पायसीकरण यानी इमल्शन उसका बना देते हैं। ये तीनों ही क्रियाएं कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम हैं। अग्नाशय रस से निकलने वाले एंजाइम है, ये आंतरिक रस से निकलने वाले एंजाइम है, माल्टोज से लेकर फास्फेटेज तक, और यकृत से निकलने वाले हैं पित्त लवण। तो ये मैक्सिमम जो है, ज्यादातर पाचन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है। और ये पाचन होने के बाद जो छोटे छोटे जो अणु बने हैं, माल्टोज है, पेप्टाइड है, ग्लूकोज है, वसी अम्ल है, यहाँ से इनका अवशोषण होता है। मतलब छोटी आंत की दीवारों में, वहां से ब्लड में चले जाते हैं और रक्त में जाने के बाद ये वहां से पूरे शरीर की कोशिकाओं में चले जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में पाचन। बड़ी आंत में भोजन का ज्यादा पाचन नहीं होता है। ज्यादातर यहाँ पर अपचित और अनावशोषित भोजन जो है छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है। यानी जिस भोजन का पाचन छोटी आंत में नहीं होता, जिस भोजन का अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता, वो बचा हुआ भोजन कहाँ आता है? बड़ी आंत में आता है। यहाँ पर सिर्फ जल और लवण का ही अवशोषण होता है, जल और लवण। बाकी जो शेष बच गया वो यहाँ से चला जाता है मलाशय में। बड़ी आंत का ये जो हिस्सा है उसे कहा जाता है मलाशय, और मलाशय के बाद में ये गुदा द्वारा उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहां मिली होती है वहां एक छोटी सी उंगली नुमा एक उभार होता है, जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। यहाँ अपेंडिक्स में भोजन का पाचन किसी तरह का नहीं होता है, क्योंकि ये एक अवशेषीय अंग है। यहाँ अगर भोजन चला जाए तो यहाँ भोजन सड़ने लगता है, बैक्टीरिया यहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं, तो यहाँ अपेंडिक्स का दर्द उठने लगता है, जिसे ऑपरेशन द्वारा निकालना पड़ता है। तो ये था बड़ी आंत में पाचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टॉपिक से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कोई टॉपिक अगर यहाँ नहीं समझ आया है तो भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं।